हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में कि एमसीसी काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, इसमें कौन कौन से कोटे आते हैं, कौन कौन सी मेजर गाइडलाइंस आई हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, कहाँ आप एलिजिबल हो, कहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इतना जरूर पता है कि एमसीसी काउंसलिंग के अंदर सिर्फ 50% कोटा होता है ऑल इंडिया के, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोटे होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इसकी वजह से वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि नहीं भाई हमें सिर्फ स्टेट काउंसलिंग करनी है, एमसीसी काउंसलिंग में हमारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज मैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, A to Z इंफॉर्मेशन बताऊंगा। फिर आप डिसाइड करना कि आप एमसीसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल हो तो आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ पे आपको कितने नंबर पे क्या सीट मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती। तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वो 3 कोर्सेज के लिए होती है। पहली एमबीबीएस, दूसरी बीडीएस एंड तीसरी बीएससी नर्सिंग। अगर इन तीनों कोर्सेज के लिए आप इंटरेस्टेड हो तब आप एमसीसी काउंसलिंग जो है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के हमें कमेंट भी आते हैं कि सर हमारा ऑल इंडिया में हो पाएगा क्या, वहां पे 15% कोटा ही है तो क्या हमारा 15% में हो पाएगा। देखो बच्चों, मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि वहां पे 15% कोटा के साथ साथ बहुत सारे और भी कोटे होते हैं। कहीं पे 50% कोटा होता है और कहीं पे 15% कोटा। तो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लस ये भी बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो दिल्ली के अंदर आते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है कि उनको काउंसलिंग कैसे करनी है और उन्हें काउंसलिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो उनको जो काउंसलिंग है किस कोटे के अंदर वो आते हैं। दिल्ली वाले जो बच्चे जो यानी कि दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो काउंसलिंग है वो सेपरेट नहीं होती है। तो इस चीज के अंदर हम सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया के बारे में। जैसे ये सारी चीजें सब बच्चों को इतना ही पता है कि ऑल इंडिया के हमारे पास जो कोटा आता है वो डेट इज 15% कोटा, कि हम जो 15% कोटा के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 600 प्लस है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करिए। ठीक है, तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों का स्कोर 500 प्लस भी है वो भी एक बार इस चीज के अंदर ट्राई करें। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जितने भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग में उन्हीं ऑप्शंस के कॉलेज आपके पास ओपन होंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के ऑप्शन क्लिक कर दिया रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो आपसे पूछा कि आप किस किस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब किस किस कॉलेज को लेना चाहते हो। तो जैसे आप ऑल इंडिया पे क्लिक कर दोगे तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो ऑल इंडिया के अंदर जितने भी कोर्सेज कॉलेजेस आते हैं वो सारे के सारे चॉइस फिलिंग के टाइम आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मान लो अगर आपने जिपमर पे क्लिक नहीं किया तो जिपमर के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो उस टाइम पे ओपन नहीं होंगे, क्योंकि आपने जिपमर पे क्लिक नहीं किया था। तो इस टाइम पे जिस पे आप क्लिक करोगे वो चीज आपके सामने चॉइस फिलिंग के अंदर वही कॉलेजेस जो है वो ओपन होंगे। यहाँ पे अगर आपका स्कोर 600 प्लस या 500 प्लस है तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा को तो आप फिल करोगे ही करोगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी किसके अंदर आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर DU भी आता है। जी हाँ, DU वाले बच्चों जो आप आते हो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो, तो आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे टिक करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरह के कोटे होते हैं। एक होता है 15% कोटा जो तो हर बच्चे के लिए होता है, जो किसी भी स्टेट से आके दिल्ली के अंदर एडमिशन ले सकता है, वो हो गया 15% कोटा। लेकिन जो बच्चे स्पेशली दिल्ली से हैं, जिन्होंने दिल्ली से 10th की है, दिल्ली से ही +2 की है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। आपकी स्टेट जो अलग से काउंसलिंग नहीं करवाती है, इस चीज को ध्यान से समझ लो कि आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो इसी के थ्रू होगी। आपकी स्टेट की काउंसलिंग अलग से वेबसाइट जनरेट नहीं करती है। तो आपके लिए भी 85% जो कोटा है वो यहीं पे एलिजिबल हो गए आप। लेकिन उसके लिए आपको वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्लास 10th और 12th दिल्ली से की है, तो आपने क्या कर देना है वहां पे यस टिक कर देना कि यस हमने जो क्लास 10th और 12th है दिल्ली से की है, यानी कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद रेस्ट जो आपका 85% कोटा है वो आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और बाकियों के लिए 15% कोटा है जो दूसरे स्टेट से जाके दिल्ली में लेना चाहते हैं। मतलब 85% जो स्टेट का कोटा है वो दिल्ली वालों के लिए इस तरह से एलिजिबल हो जाओगे आप। इसके साथ साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है दिल्ली DU के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। MAMC आती है मौलाना वाली, और VCMC आती है, LHMC आती है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी दिल्ली कोटा के अंदर आती हैं। उसके बाद बात करें दिल्ली वालों के लिए एक और ऑप्शन भी होता है IPU जो दिल्ली है वो भी दिल्ली वालों के लिए फैसिलिटी है। वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, किसी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर दिल्ली। ये IPU वाले जो है वो दिल्ली के जो स्टेट वाले बच्चे हैं वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दूसरे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, VMMC वर्धमान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों यूनिवर्सिटी
IPU के अंदर आती है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ले सकते हैं और कोई बच्चा यहाँ का बेनिफिट नहीं ले सकता। बाकी सारे बच्चे जो आउटसाइड दिल्ली है उनके लिए तो 15% कोटा रहेगा ही रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाकी सारी 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन टिक कर देना कि यस वी बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, कि हम दिल्ली से ही हैं, हमने 10th 12th जो वो दिल्ली से ही की है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिपमर। जिपमर के अंदर क्या होता है, जिपमर के अंदर हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है, एक पुडुचेरी में, एक कारिकाल में। कारिकाल और पुडुचेरी में क्या कोटा होता है क्या नहीं कोटा होता वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 50% जो कोटा होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए, पुडुचेरी के लिए, जो मतलब जो पुडुचेरी में बच्चे रहते हैं, ठीक है, पुडुचेरी स्टेट्स के बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके पास पुडुचेरी का डोमिसाइल है उनके लिए रिजर्व कोटा होता है कितना, 50%। और बाकी का रेस्ट 50% जो कोटा है वो अदर स्टेट्स के लिए होता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो 50% कोटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यह मैंने भी आपको बताया ना कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही चीज पता होगी कि हम सिर्फ 15% कोटे के अंदर आते हैं, बहुत सारे और भी ऑप्शन है। DU के अंदर भी आपको 15% कोटा मिलेगा, ऑल इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 15% है। जिपमर के अंदर 50% कोटा आपको अदर्स वाले के लिए होता है, 50% उनका खुद का जिनका डोमिसाइल है उनके लिए होता है। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एम्स के बारे में। एम्स जितने भी ऑल इंडिया के अंदर एम्स आए थे वो अप्रोक्सीमेट 20 एम्स है, तो सारे के सारे एम्स जो है वो MCC काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होंगे। जितनी भी अंदर एम्स की सीट्स हैं सारे ऑल एम्स 100% जो सीट्स हैं एम्स की वो MCC काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होंगी। इनकी रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग सब कुछ जो है वो MCC ही के अंडर ही होगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जितने भी आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 150 सीट्स है, जैसे 145 सीट्स हैं, ठीक है। तो 2-4 कई बार बढ़ भी जाती है, तो मैं इसलिए आपको बता दिया कि अप्रोक्सीमेट 150, वैसे एक्यूरेट जो है वो 145 है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें से भी कोटा होता है, जिसमें आपका 118 सीट जो वो बॉयज के लिए होती है, 32 सीट जो आपकी गर्ल्स के लिए है, 1-2 सीट कम ज्यादा हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे रफली आइडिया दे रहा हूँ। तो AFMC के लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ पहले से, कि चॉइस फिलिंग आपको जो है वो AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करनी पड़ेगी। मतलब AFMC के अंदर अगर आपको कोटा लेना है तो टिक आपको करना पड़ेगा कि हाँ जी भाई मुझे AFMC के अंदर चाहिए। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो MCC काउंसलिंग के थ्रू ही होगी, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही AFMC की MCC काउंसलिंग के थ्रू होगी। आगे का सारा जो प्रोसीजर है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग से लेके आगे जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारा का सारा इनका AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, वो MCC आगे कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये भी बच्चों को आर्मी में इंटरेस्ट है, इसमें क्या होता है, डॉक्टर के साथ साथ आपको लेफ्टिनेंट, कर्नल, स्टार वगैरह मिल जाएंगे। मतलब जिन बच्चों को इन चीजों का इंटरेस्ट है, ब्रिगेडियर वगैरह, कर्नल वगैरह बनना है, ठीक है। तो ये सब चीजों के अंदर अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप AFMC को भी टिक करके वहां पे जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपकी MCC करेगा, बाकी आगे का सारा फर्दर प्रोसीजर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। अलग से इनका टेस्ट होता है, अलग से इनकी चॉइस फिलिंग होगी, अलग से ये आपको नेम शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बताएंगे। ऐसे बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर। मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूं, तो आप बच्चों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनाई नहीं, ठीक है। मैंने पूछा था बच्चों से, पोल किया था मैंने, तो बच्चों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि हमें इसके ऊपर डिटेल जानना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत आपको मेन बेसिक डिटेल इसकी जो है वो बता दी है। अब ये हो गया आपका AFMC। अब बात कर लेते हैं ESIC के अंदर क्या होता है। ESIC के अंदर क्या होता है, अप्रोक्स 50 कॉलेजेस आते हैं ESIC के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा चलता है और ESI कोटा। तो यहाँ पे भी 2 कोटे चलते हैं, कौन कौन से, एक ऑल इंडिया कोटा और एक ESI। जिन बच्चों के पास ESI का सर्टिफिकेट है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा वही जो आपका 15% वाला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी यहाँ पे सीट्स फिल होती है, और प्लस जिन बच्चों के पास ESIC का सर्टिफिकेट है वो बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन बात कर ले डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारी की सारी अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो अमाउंट सेपरेट होगी। ये मत सोचना कि जो आपने फी पेमेंट करनी है, यहाँ पे 2 तरह की फी पेमेंट होती है। एक फी पेमेंट होती है वो इन सबके लिए होती है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो इनकी जो फी है वो अलग से अमाउंट होगी, अलग से आपको सिक्योरिटी फी होगी। यानी कि 2 तरह की अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ टिक करोगे तो साथ में आपको 2 तरह की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर अकेला डीम्ड चाहिए तो फिर आपको एक तरह की पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि डीम्ड की होगी, ठीक है, क्योंकि डीम्ड की पेमेंट अलग होती है और इन सब की पेमेंट अलग होती है, और इन सब की पेमेंट थोड़ी कम होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की पेमेंट सिक्योरिटी अमाउंट भी थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इन सब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है AIQ, सेंट्रल, DU, जिपमर, एम्स, AFMC, ESI, तो सबके लिए एक पेमेंट होगी। सबके लिए क्या होगी, एक पेमेंट होगी। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो इसकी पेमेंट अलग से होगी। मतलब इन सबके लिए एक पेमेंट हो जाएगी पूरी 1 + 1 डीम्ड की भी, यानी टोटल आपको 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी, और इसकी पेमेंट अलग होगी, दूसरे की पेमेंट आपकी
अलग से होगी, अलग अलग अमाउंट होगी, वो आपको जब आप करोगे टिक करोगे तब आपको जो है वो पता लग जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ लग गया होगा कि किस में क्या आता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, किस में क्या परसेंट कोटा है, किस में आपको टिक करना है, किस में आपको टिक नहीं करना। जिस भी चीज पे आप टिक करोगे चॉइस फिलिंग में, उसी के कॉलेजेस आपके लिए ओपन होंगे। और जितने बच्चे दिल्ली से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या अपने दिल्ली में कोटा से हैं तो उनको हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे तो पक्का टिक करना ही करना है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और हर बच्चे को ऑल इंडिया पे भी टिक करना ही करना है। एम्स का भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स उतने हैं, तो हर जितना भी आप टिक करते जाओगे उतने जो आपके कॉलेजेस है वो चॉइस फिलिंग में उतने ही ओपन होंगे। जिस मान लो अगर आपने जिपमर पे क्लिक नहीं किया तो चॉइस फिलिंग के अंदर जिपमर के कॉलेजेस आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो ये था सारा का सारा एमसीसी काउंसलिंग का प्रोसेस। और इसी तरह अगर आप स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, स्टेट काउंसलिंग का भी सारा का सारा प्रोसीजर इसी तरह समझा दूंगा। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लगाओ, सारा का सारा प्रोसीजर समझ लगाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह नीट की अपडेट्स, काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सारी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।